Assalamu alaikum dear students. Today our topic is discovery of quinine from class 9 book of biology. In 17th century, malaria was a major disease in Europe. Malaria क्या चीज़ है? Malaria is the combination of two Italian words. Mala means bad and area means air. 17th century में मलेरिया मेजर डिजीज़ कंसिडर की जाती थी इन यूरोप में बिकॉज इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई क्योर इसके लिए ना था. ठीक है. When America was discovered, many medicinal plants were sent from America to Europe. The bark of a tree, Quina quina, was very suitable for curing fever. ठीक है. जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को अमेरिका से यूरोप भेजा गया. ठीक है. उस टाइम द बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, बार्क छाल को कहते हैं, क्विना ट्री का नाम है, तो इसकी जो बार्क है इट इज़ सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर. इट्स डिमांड इंक्रीज डे बाई डे इन यूरोप. Some dishonest exporters began to export the bark of a similar tree, Cinchona, in place of Quina. क्या किया गया कि जब कुछ डिसहोनेस्ट एक्सपोर्टर्स थे, ताजर थे, ठीक है, उन्होंने क्विना की बजाय इसी तरह का दूसरा ट्री था जिसका नाम सिंकोना था, तो सिंकोना को एक्सपोर्ट किया बनिस्बत क्विना के. ठीक है. अब वो डिसहोनेस्टी, एक्सपोर्टर्स की ये डिसहोनेस्टी लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुई, अच्छी साबित हुई, बिकॉज सिंकोना इज़ एक्सेलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. बिकॉज द बार्क ऑफ अ सिमिलर ट्री, दैट इज सिंकोना बार्क, वॉज एक्सेलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, नॉट फॉर ओनली फॉर फीवर. सिर्फ फीवर नहीं बल्कि मलेरिया के लिए भी ये सिंकोना से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जिसको हम क्यूनीन कहते हैं. ठीक है. इस सिंकोना बार्क में केमिकल होता है जिसको हम क्यूनीन कहते हैं. इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरिया. और इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ क्यूनीन मीन्स क्यूनीन को डिस्कवर किया गया एंड दिस इज़ द ओनली रेमेडी किसे कहते हैं? इलाज को कहते हैं. दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, इट इज़ द ओनली क्योर फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th to 20th century. तो इस तरीके से मलेरिया का इलाज जो है वो डिस्कवर हुआ बाय द डिस्कवरी ऑफ द क्यूनीन. क्यूनीन किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है? द बार्क ऑफ अ ट्री which is सिंकोना बार्क से केमिकल निकाला जाता है जिसको हम क्यूनीन कहते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग फॉर द क्यूर, फॉर द रेमेडी ऑफ मलेरिया. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल. थ्योरी क्या चीज़ है? When more research is carried out on the hypothesis and all the available evidence favors it, then it becomes theory. जब hypothesis को experimentally बार चेक किया जाता है और जितने भी evidence होते हैं वो theory के favor में जाते हैं, then that hypothesis become a theory. Example is Dalton's atomic theory. ठीक. अच्छा, अब लॉ और प्रिंसिपल क्या चीज़ है? लॉ और प्रिंसिपल इज़ द सेम थिंग. If a theory is proved again and again by experiments, then it becomes a law or principle. जब एक थ्योरी को बार एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है और बार वो थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ साबित होती है, एक्सपेरिमेंटली ठीक साबित होती है, then that theory become a law or principle. It is a uniform and constant fact of nature. ठीक है. जो लॉ है, लॉ इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. ठीक है. इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इसके बाद फिर इसमें किसी किस्म की शक शोबा की गुंजाइश नहीं होती एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एक्सेप्ट किया जाता है लॉ और प्रिंसिपल को, क्योंकि उसको बार एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Hardy-Weinberg's law, Newton's laws of motion, and the third example is Mendel's law of inheritance. ठीक. तो ये हमारे पास था थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल. बाज़ों का थ्योरी लॉ का डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है. अब ठीक है. तो थ्योरी और लॉ का अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो सेंटर में लॉ लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे थ्योरी की डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, दूसरे साइड पे लॉ और प्रिंसिपल की डिफिनेशन और साथ में उसका एग्जाम्पल आप लोगों ने मेंशन करना है.
फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या चीज़ है? डेटा is the information. Actually data is the information which may be in the name of in the case of it may be names, dates, numbers, values. ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को, जो कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन नेम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, डेट्स भी हो सकते हैं, नंबर वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, एक्चुअली दैट इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा। ठीक है, विच इज़ कलेक्टेड एट द वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के वेरियस स्टेप्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो इन डिफरेंट स्टेप्स पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा। ठीक है, जब डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है then that data is organized and analyzed. ठीक है, उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मज़ीद एनालाइज किया जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बाय द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स. So the collected data is analyzed and organized by the statistical methods like ratio and proportions. Ratio. These are the statistical method. Ratio and proportion actually क्या चीज़ है? Statistical method है, जिसकी मदद से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, मज़ीद उसकी जांच पड़ताल करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. Ratio. A ratio is a relationship with respect to relative size between two quantities of the same kind. A ratio is a relationship with respect to relative size between two quantities of the same kind. For example, a pure number to a pure number, an amount of money to an amount of money, a number of people to a number of people. Means जब हम दो relative values को का आपस में relationship मालूम करते हैं, so that is the ratio. A ratio is a relationship with respect to relative size between two quantities of the same kind. अब proportion क्या चीज़ है? ठीक है, proportion is also a statistical method. Proportion means to join two equal ratios. Proportion means to join two equal ratios. अब ये आपके पास एक रेशियो है और ये आपके पास सेकंड रेशियो है, A रेशियो B, C रेशियो D. जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? That becomes a proportion. अब इस proportion में A and D, फर्स्ट एंड लास्ट को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो टू सेंटर में है बी एंड सी, जो सेंटर में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं मीन्स. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, अब प्रोपोर्शन का फ़ायदा क्या है? बाय द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन वी कैन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन. अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर अवेलेबल है, वो नोन है, तो इस प्रोपोर्शन फार्मूला की मदद से आप फोर्थ वन कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मदद से हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल है. ठीक है, एग्जाम्पल. If a biologist wants to know how many sparrows would be infected with malaria, if a biologist wants to know how many sparrows would be infected with malaria if he allow Culex mosquito to bite 50 sparrows. Example, experiment scientist कर एक biologist करना चाह रहे हैं कि अगर 50 sparrows, ठीक है, अगर Culex mosquito को allow करे कि वो 50 sparrows को bite करे, तो इन 50 sparrows में से कितने sparrows जो हैं वो मलेरिया का शिकार बन जाएंगी. ठीक है, ये हमने मालूम करना है. जबकि इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर चुके हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो 10 स्पैरोस को बाइट करे, जिसमें से 6 स्पैरोस जो हैं वो मलेरिया का शिकार बन गई. अब आपके जहन में ये आता होगा कि जब 50 के स्पैरोस हैं और उसको जब एनोफिलस काटेगा या क्यूलेक्स उसको काटेगा क्यूलेक्स, तो 50 के 50 स्पैरोस को मलेरिया क्यों नहीं हुआ?
द रीज़न इज़ दैट, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है, तो कोरोना वायरस हर एक पर्सन को अटैक करेगा, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो इस बीमारी से लड़ सकता है, लड़ेगा, और उसे ये बीमारी जो है वीक कमज़ोर नहीं कर सकेगी। लेकिन जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो वो आसानी से वो उसको वीक कर देगा और उसका इम्यून सिस्टम मज़ीद डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, और उसके जो सिम्टम्स हैं, वो लंग्स हैं, वो मज़ीद जो है वो सिवियर हो जाएंगे, लंग्स जो है ज़्यादा अफेक्ट होंगे। सिमिलर इन दैट केस 50 स्पैरोज को क्यूलिक्स बाइट करेगा, लेकिन इन 50 स्पैरोज में से जिन स्पैरोज का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो मलेरिया का शिकार नहीं बनेंगी, उन्हें मलेरिया नहीं होगा। लेकिन जिन स्पैरोज का इम्यून सिस्टम वीक होगा वो मलेरिया का विक्टिम बन जाएंगी, वो मलेरिया का शिकार हो जाएंगी, ठीक है, उन्हें मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाय द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हियर ही अप्लाइज रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल, ए रेशियो बी, ठीक है, सी रेशियो डी। एक एक्सपेरिमेंट में 50 क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो 50 स्पैरोज को बाइट करें, जिसमें हम मालूम करना चाहते हैं कि इन 50 में से कितनी स्पैरोज मलेरिया का विक्टिम बन चुकी, ये हमने फाइंड आउट करना है। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्यूलिक्स मॉस्किटो को जब अलाउ किया गया कि वो 10 स्पैरोज को बाइट करें, उसमें से 6 स्पैरोज जो हैं मलेरिया की विक्टिम बन चुकी, ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शन मेथड की मदद से, इस स्टैटिस्टिकल मेथड की मदद से हम अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई 10 एंड 50 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, जब हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले अगर आते हैं तो वो डिवीजन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दीज आर द मैथ्स रूल्स, ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। 10 1s are 10, 10 5s are 50। जब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 5s are 30। तो इस तरीके से जब हमने क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो 50 स्पैरोज को बाइट करें, उनमें से 30 स्पैरोज मलेरिया का विक्टिम बन गई, 30 स्पैरोज मलेरिया में मुब्तला हो गई। इट मीन्स दैट इफ़ ही अलाउ क्यूलिक्स मॉस्किटो to bite 50 sparrows, 30 out of them will get malaria, ठीक है। So proportion method can be used to draw conclusion। इस तरीके से proportion method की मदद से, proportion rule की मदद से हम conclusion तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। We can find the fourth proportion if the data for 3 proportions are already available। अब हमारे पास ये डेटा, हमारे पास 3 वैल्यूज़ नोन थी, एक वैल्यू को हमने proportion की मदद से find out कर लिया। तो इस तरीके से स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मदद से हम बायोलॉजिकल मैप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से हम डेटा को ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।